तो हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, एनएलएम। सबसे पहले लिखें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लिखिए साथ में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। या इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। यही ना बच्चों, इनर्शिया का मीनिंग समझा दे आप लोगों को। इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी not to change state unless an external force applied by on it. Inability of body not to change state unless an external force applied on it. और यही चीज लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा। ठीक, आपका ये कैलकुलेटर यहाँ रखा हुआ है तो ये मूव नहीं करेगा अपने आप से ना, जब तक आप उठा के बैग में रखोगे नहीं, लेके चल नहीं पड़ोगे। ठीक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो वो भी मूव करता रहेगा। वो रुक क्यों जाता है फिर? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, फ्रिक्शन, एयर का विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स, इसीलिए वो रुक जाता है। अगर एयर का विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स हटा दिया जाए तो हमेशा मूव करता रहेगा उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसी स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो इनर्शिया का मेजरमेंट हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक लीनियर इनर्शिया और एक रोटेशनल इनर्शिया। अभी इस चैप्टर में तो लीनियर इनर्शिया की बात होगी। लीनियर इनर्शिया का मेजरमेंट मास से करते हैं। जिस बॉडी का मास कम उसका इनर्शिया कम, जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। कोई ऑब्जेक्ट हल्का है, रुका हुआ है, तो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कम फोर्स लगाएंगे, हो जाएगा ना स्टेट चेंज। लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलिए, ऐसे ही कोई लाइट ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आपकी तरफ आ रहा है तो उसको स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट चला रहा है उसी वेलोसिटी से, मास उसका ज्यादा है, तो उसको स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो उस बॉडी का इनर्शिया मोशन भी ज्यादा है जिसका मास ज्यादा है, और जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया रेस्ट भी ज्यादा है। तो इनर्शिया का मेजरमेंट हम लोग मास से करते हैं। मास स्मॉल एम में कैपिटल एम से लिख लो, यूनिट किलोग्राम लिखते हो। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लिख लो। अ बॉडी एट रेस्ट, लिखो साथ साथ, बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन or moving with uniform velocity in a straight line will continue to do so unless an external force applied on it ठीक है बच्चों। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट जो रुका हुआ है, पढ़ नहीं रहा है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी रॉन्ग पाथ पर जा रहा है, ठीक, then she or he will continue to do so unless an external force applied by his teacher or guardian. करेक्ट है ना, बोलो बच्चों। या तो टीचर लगा दे एक्सटर्नल फोर्स और नहीं तो गार्जियन लगा दे, बोलो बच्चों। तो ये है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये एक बॉडी है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। आपको पता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है ना। ठीक, फोर्स 0 है, मास तो 0 है नहीं, कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर है, तो देयरफॉर इससे पता चलेगा कि एक्शन 0 है ना। बोलो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u अपॉन t होता है ना। बोलो बच्चों, टाइम को जब शिफ्ट कर दो तो v माइनस u इक्वल टू 0 ना, तो v इक्वल टू u ना।
अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो मूव करता ही रहेगा ना। लेकिन अगर मान लो इनिशियली ये रेस्ट में होता तो फाइनली भी रेस्ट में ही तो होता ना, बोलो नहीं है, बोलो। ठीक, क्लियर होगी बात? तो ये क्लियर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब इसके भी यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, जल्दी नोट करिए। ठीक, नंबर 1 लिखो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट से एक ऑब्जेक्ट लटका दिया हमने, सुन रहे हैं? ठीक, ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg। आपसे पूछ लिया गया इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। ठीक, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट का वेट mg नीचे काम करेगा ना, बोलो। ये रस्सी नहीं होती या टूटी होती तो धड़ाम से नीचे गिर जाता। इसका मतलब ये रस्सी इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, तो उस फोर्स को फोर्स ना लिख करके हम लोग टेंशन लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? टेंशन। और टेंशन बॉडी से हमेशा अवे लगाएंगे। अच्छा, यही टेंशन यहाँ पर भी लग रहा है तो ये टेंशन यहाँ पर नीचे लग रहा होगा, सुन लिया ना? ठीक, हमें इस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखिए। इस बॉडी के ऊपर तो 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तभी तो रुका हुआ है ना, बोलो। तो इसका मतलब ये T इस वेट mg के इक्वल है ना, बोलो बच्चों। तो T इक्वल टू मास की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 ले लो, नहीं दिया है तो 20 न्यूटन का टेंशन इसमें लगेगा। समझ आ गया? सिंपल है ना? ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखते जाइएगा साथ में। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक, चलने दो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो बेटा, उसको सॉल्व करो। इजी है। सेम रिजिड सपोर्ट, और ये भी रिजिड सपोर्ट रुका हुआ है, आगे चल के इसको भी मूव कराएंगे। इस रिजिड सपोर्ट को भी मूव कराएंगे, लेफ्ट में से बांध देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तो बहुत सिंपल वाले काम है। अब 2 ऑब्जेक्ट लटका दो। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 2 kg, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 3 kg। ठीक, पूछा गया है स्ट्रिंग के दोनों पार्ट्स में कितना टेंशन होगा। तो पहले यहाँ का टेंशन निकालेंगे, फिर यहाँ का टेंशन निकालेंगे। ध्यान सुनना, हर एक बॉडी का वेट नीचे काम करेगा, तो m1g नीचे लगेगा ना, बोलो बच्चों। यहाँ पर ये रस्सी नहीं होती तो ये नीचे गिर जाता ना, तो रस्सी इस पर फोर्स ऊपर लगा रही तभी तो रुका है ना, तो वो फोर्स टेंशन T1 हो गया। ये टेंशन T1 यहाँ पर भी तो लग रहा होगा अवे फ्रॉम द बॉडी। तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस ही है, ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन इस बीच में इक्वल होगा। बस लगाना किधर है? अवे फ्रॉम द बॉडी। इस बॉडी से दूर नीचे बनेगा ना, यहाँ पर इस बॉडी से दूर ऊपर बनेगा ना। तो इस एरो का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि ये फोर्स यहाँ लग रहा है, इसका टेल पर फोर्स लग रहा है। इस एरो का मतलब ये है इसके टेल पर फोर्स ऊपर लग रहा है, नहीं समझे? ठीक, जैसे हम यहाँ पर रस्सी बांध के ऐसे खींचे तो एरो इधर बनाएंगे। ठीक, फोर्स यहाँ पर लगेगा। क्लियर होगी बात? यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का वेट भी तो नीचे काम करेगा ना, खाली रस्सी थोड़ी बनी है। इस ऑब्जेक्ट का वेट कहीं चला थोड़ी जाएगा, वो भी तो काम करेगा। वो कितना होगा? m2g। अक्सर बच्चे ये बोलते हैं, या तो टेंशन भूल जाएंगे नहीं तो वेट भूल जाएंगे। नहीं बोलोगे ना, बोलो। और यहाँ पर टेंशन T2 नहीं रहेगा, बोलो भैया। ठीक, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे टेंशन T2, बोलो। ठीक, 2 ऑब्जेक्ट लटका है, फोर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक, पहले हम इस बॉडी को अंडर कंसिडरेशन लेंगे। ठीक, और इसके लिए एक डॉट बना देंगे, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। इसको शॉर्ट में आगे से FBD बोला करेंगे। सुन लिया? तो किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो उस बॉडी को एक पॉइंट मास के फॉर्म में बना लो और उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखो, उसके द्वारा नहीं, उस पर। ऑन देखना है, बाई नहीं। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 ही लग रहे हैं ना।
एक इसका वेट F1G नीचे लग रहा है, दूसरा इसके ऊपर टेंशन T1 ऊपर लग रहा है। ठीक, तो टेंशन T1 इक्वल टू M1G हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? टेंशन T1 इक्वल टू क्या है M1G, तो T1 इक्वल टू मास M12 है, G की वैल्यू 10 ले लो तो 20 न्यूटन। क्लियर हो गया? बोलो। अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो क्या करें, बॉडी को एक पॉइंट मास मान लेना, एक पॉइंट मास मान ले, प्रैक्टिस हो जाएगी तो अलग से बनाना नहीं पड़ेगा डायग्राम, वहीं पर जहां पर बॉडी है वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो इस पर एक नहीं दो फोर्स नीचे लग रहा है ना, एक तो T1 और दूसरा वेट M2G। बोलो बच्चों। और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, वो क्या है T2। तो ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल होगा ना, ये रुका हुआ है ना, मूव नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल है। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस M2G। बोलो बच्चों। तो T2 इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 20, M2 कितना है 3, G की वैल्यू 10, तो ये T2 सॉल्व कितना है 15 न्यूटन है। बोलो बच्चों, सिंपल है, हाँ है ना? अब दोनों कॉपी कर लीजिए फटाफट, 1 और 2। बच्चों एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखो, इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि अगर किसी ट्रायंगल में ये एंगल 37 है, ये 53 है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये दोनों का सम 90 हो गया, 90 तो पूरा 180 डिग्री हो गया। अगर ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, तो ये 5 होगा ना पाइथागोरस के तरफ से। ठीक है, तो इसमें अगर तुमसे sin 37 पूछा जाए तो 3/5 इसको याद रखना, cos 37 पूछा जाए तो 4/5 याद रखना, tan 37 पूछा जाए तो 3/4 याद रखना। ठीक, ऐसे सब बहुत सारे एंगल्स नहीं इनको याद रखना है, नॉर्मल जो आप जानते हो कुछ एंगल्स, जैसे कौन कौन से 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, ये सब के एंगल की वैल्यू याद रखो sin cos tan के। ठीक, कुछ एडिशनल और भी हैं जिनको याद रखना है, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे 33 भी याद करो, 34 भी याद करो। ठीक, न मैं याद रखूंगा ना आपको कहूँगा। ठीक, वो अगर कहीं भी आता है तो पेपर में दिया रहता है। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया तो पेपर में उस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू भी दी रहेगी। ठीक, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर 53 की वैल्यू निकालते हैं, sin 53 अगर देखोगे तो sin 53 4/5 हो जाएगा। बोलो बोलो अच्छा, cos 53 निकालो, cos 53 3/5 हो जाएगा, और tan 53 बताओ, tan 53 कितना हो जाएगा 4/3 नहीं रहेगा, तो याद रखोगे ना इसको। ठीक, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है जिससे एक स्ट्रिंग बना हुआ है, और इस स्ट्रिंग से एक और स्ट्रिंग बना हुआ है जो अलग से रिजिड सपोर्ट से बना हुआ है, और यहाँ पर एक मास लटका दिया गया है। ठीक, इस मास की वैल्यू 2 kg है, G की वैल्यू 10 ले लो। ठीक, पूछा गया है इस रस्सी में टेंशन T1 कितना होगा, इसमें टेंशन T2 कितना होगा, इसमें टेंशन T3 कितना होगा, और ये एंगल क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एंगल 53 डिग्री है। ठीक, आई बात समझ में? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले टेंशन T1 निकल जाएगा ना, ये तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी पहले निकल सकती है। ये टेंशन T1 निकल जाएगा ना। अब हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे, कि इस तरह के दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डायरेक्टली इस करेंगे। T1 इक्वल टू डायरेक्टली पहली बात तो यहाँ पर M1G लिख देना, mg लिख देना। बोलो बच्चों, तो T1 इक्वल टू mg हो जाएगा ना, 20 न्यूटन। बोलो बच्चों। ठीक, ये T1 यहाँ पर भी तो नीचे रहेगा ना। बोलो, यही बच्चे बोलते हैं। ठीक, इस पॉइंट पर इस रस्सी के कारण फोर्स लग रहा होगा ना, इस ऑब्जेक्ट का ही वेट है बल्कि वो नहीं। बोलो ठीक, और T3 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, T2 का एक कंपोनेंट ले लो इधर, वो क्या आएगा T2 cos 53 नहीं आएगा, T2 cos 53 समझ में आ रहा है जी? बोलो। और इधर क्या है फिर T2 sin 53,
बोलो अच्छा। ठीक, अब देखो कंपोनेंट की कितनी जरूरत पड़ती है। कोई बच्चा आता है, पहले हम लोग कंपोनेंट ही बताते हैं उसको। और कई बार मैंने देखा है अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे 12th में आ रहे हैं, 12 नवंबर तक पढ़ने आ रहे हैं, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जनवरी चल रहा है, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उनको कहीं कंपोनेंट आता है तो नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि या तो किसी ने पढ़ाया नहीं, या तो उन्होंने खुद भी कभी इसको ध्यान से पढ़ा नहीं। जबकि देखो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, हम प्रॉब्लम करते समय। अब इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मास नहीं है इसके पास, लेकिन फिर भी बन जाएगा। इधर बनेगा T2 cos 53, और ये T2 नहीं बनाओ, T2 के ही कंपोनेंट लिख लो। एक पेन के दो टुकड़े, कभी पेन कहाँ बचे, टुकड़े बचे ना, ठीक। इधर T3 है, क्यों अच्छा, इधर क्या बताओ, T2 sin 53 है, और इधर क्या है, T1। T1 निकल चुका है ना 20। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के इक्वल, लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के इक्वल। तो चलो करते हैं। T2 cos 53 इज इक्वल टू 20 ना, T2 निकालना हमको। cos 53 की वैल्यू कितनी है, 3/5, क्यों बच्चों, इक्वल टू 20। तो T2 इक्वल टू 100/3 न्यूटन नहीं रहेगा, बोलो अच्छा। और T3 इक्वल टू दिस मच ना, T3 इक्वल टू T2 इक्वल टू T2 sin 53, बोलो बच्चों। तो T3 इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है, 100/3, sin 53 देखो, sin 53 है 4/5, 20, 80/3 न्यूटन ना, बोलो हाँ है ना, ठीक। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक। ऑब्जेक्ट का मान दे रखा है 6 kg, जी की वैल्यू 10 है। पूछा गया है इस सरफेस का नॉर्मल एक्शन कितना होगा, ठीक। इतना आसान मुझसे पूछा नहीं जाता, पर स्टार्ट करना है नॉर्मल एक्शन को, किसके रुका, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रुका हुआ है, तो इसका वेट एवरी नीचे काम करेगा ना। ये सरफेस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता ना, तो सरफेस कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना, वो यहीं पर लग रहा है, कांटेक्ट में हर जगह लग रहा है, पर एक जगह दिखा है, यहाँ से यहाँ तक हर जगह लग रहा होगा, तो उसका रिजल्टेंट एक जगह दिखा है, उसी को नॉर्मल एक्शन कहते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है, एन से या आर से लिखते हैं, एन से या आर, कैपिटल आर से लिखते हैं, हम तो एन से ही लिखेंगे। एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा यहाँ पर, बोलो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। तो इस समय नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × G10 इक्वल टू 60 न्यूटन। बहुत इजी है, बोलो बच्चों। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक। पूछा गया है कि यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल एक्शन, और इस सरफेस, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में नॉर्मल एक्शन पूछा गया। तो इसका मान m1 मान लिया 6 kg, इसका मान लिया 2 kg। इनके बीच में जो नॉर्मल एक्शन है उसको फाइंड करने के लिए हमें ऊपर से सॉल्व करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सरफेस के कारण जो नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा ना, ठीक, यहाँ लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, उसको m2 लिखेंगे। इस ऑब्जेक्ट का वेट m2g नीचे लग रहा होगा ना, नीचे लिखेंगे, सुन लिया, ठीक। यहाँ पर इस सरफेस, इस ऑब्जेक्ट का मास m1g नीचे लग रहा होगा ना, इस सरफेस का नॉर्मल एक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा ना, n1। बोलो बच्चों, पहले इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उससे हम n को फाइंड करेंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो 0.5 बना लिया,
इस पर लगने वाला वेट नीचे काम कर रहा है ना इसका, बोलो m2g। नॉर्मल एक्शन भी तो उसी बॉडी पर लग रहा है, ठीक। वो क्या है n2, बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल है। बोलो बच्चों, n2 इक्वल टू m2 2 इंटू g10 इक्वल टू 20 न्यूटन। आया समझ में, ठीक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक। देखो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन जैसे पूछा जाए इस सरफेस पर कितना लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर n1 लग रहा है ऊपर ना, बोलो। तो ये कांटेक्ट में है तो उतना ही फोर्स n1g इस सरफेस पर नीचे लग रहा होगा, n1, समझा ना, ठीक। तो ऐसे ही यहां पर ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर लग रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट पर n2 नीचे लग रहा होगा, सुन लिया। तो अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका वेट m1g नीचे लग रहा है ना, बोलो। उसके कांटेक्ट के कारण इस पर n2 भी तो नीचे लग रहा है ना, बोलो। और n1 इसी पर लग रहा है ना। ये बात समझ में आई कि कंफ्यूजन हो गया? आगे बिल्कुल हेजिटेट मत करो, ठीक। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो कोई ऊपर से फोर्स नीचे लगता नहीं ना, तो ऊपर से नीचे जो फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। हम इस वॉल को जितने फोर्स से पुश करेंगे, ये भी तो फोर्स नहीं फोर्स से पुश करेगा ना, ठीक। तो यहाँ पर इस सरफेस के कारण ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n2 लग रहा है ना, इसके कारण n2 नीचे जाएगा, n2 नीचे जाएगा इसके ऊपर, नीचे वाले पर, ठीक। वही वेट m2g के इक्वल है, उसका वेट लगेगा नीचे पर, तो वही चीज है। बोलो भैया। तो अपवर्ड फोर्स n1 इक्वल टू n2 प्लस m1g होगा ना, बोलिए। n2 की वैल्यू कितनी है? 20, मास m1 कितना है? 6, g की वैल्यू 10, तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 न्यूटन, नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चों, n1, हाँ n1 इक्वल टू 18 न्यूटन। आज सब में नोट करिए। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लाइनेशन 37 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो ये 53 होगा, ठीक होगा ना। यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट ऐसे बना हुआ है और एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग की मदद से यहाँ से लटक रहा है, ऐसे पूछा गया है, टेंशन बताइए, ठीक। देखो इसका वेट नीचे काम करेगा ना, मास की वैल्यू 3 kg दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 ले लो, तो इसका वेट mg नीचे काम करेगा ना। इस सरफेस का नॉर्मल एक्शन ऐसे काम करेगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा, ठीक। जैसे बता दो, क्लियर है ना। इस mg का कंपोनेंट mg cos 37 इधर होगा ना, और इधर क्या होता? mg sin 37। बोलो बच्चों। अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, mg को तो भूल जाओ, mg को भूल जाओ, क्यों? कंपोनेंट ले लिए, तो बिना फ्री बॉडी डायग्राम के कर सॉल्व बना हुआ है ऑलरेडी। देखो तो ये फोर्स इसके इक्वल होगा और ये फोर्स इसके इक्वल होगा, तभी तो रुका हुआ है। बोलो। खैर अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए, पूछा तो नहीं है मैंने लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, mg cos 37 होगा ना, बोलो। मास की वैल्यू कितनी थी? 3, g की वैल्यू 10, cos 37 देखो कितना होता है, 5 बताया था, 4/5, ठीक। तो 5 से 10 कट गया 2, 8 3 या 12 हो गया ना, बोलो बच्चों। नहीं, 8 3 या 24 न्यूटन, समझ में आ गया? नॉर्मल रिएक्शन निकल गया, टेंशन में निकालो जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया। तो टेंशन T इक्वल टू mg sin 37, क्यों बच्चों? तो मास की वैल्यू कितनी है? 3, g की वैल्यू कितनी है? 10, sin 37 बताओ। ठीक, तो 5 से 10 कट गया 2, तो 6
3 जा 18 न्यूटन। सिंपल है ना, बोलो बच्चों। ठीक कर लो यार, से प्रॉब्लम आया तो पक्का नोट कर लो। तो ये हमने rate of change of linear momentum of body, rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force applied on it. Rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force applied on it, and change in momentum take place. Change in linear momentum, short में लिख दूं, take place along the direction of force applied. That is F proportional to delta P by delta T. लिनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनलिटी है कि इक्वलिटी कांस्टेंट रखते हैं, तो जब कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है तो उसको रखते ही नहीं है, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक, मैग्नीट्यूड खाली लिखेंगे तो डेल्टा P बाई डेल्टा T। अगर टाइम इंटरवल छोटा हो, इफ डेल्टा T इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स निकलेगा dP बाई dt। तो F का एक फार्मूला है यहाँ पर dP बाई dt। आपको पता है ये P लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, नहीं होता? बोलो। तो F इक्वल टू m अगर कांस्टेंट है तो d बाई dt हो जाएगा ना। तो ये फार्मूला कब लगाएंगे कि m इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो d बाई dt क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू a। तो इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए। लेकिन इन केस अगर मान लो, एक मिनट सुन लो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना तो मास चेंज हो रहा है, तो ऐसे करेंगे इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मास इज चेंजिंग, ऐसा हो सकता है। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में फ्यूल बर्न होकर नीचे आता है, बोलो मास इज चेंजिंग, तो उस समय v को बाहर कर लेंगे, तो v dm बाई dt। बोलो बच्चों, हो जाएगा ना? हाँ ना? लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में आए, कहे सर अगर दोनों चेंज हो रहा तो दोनों चेंज हो रहा तो भी हो जाएगा। if both are changing तो F इक्वल टू m dv by dt प्लस v प्रोडक्ट रूल dm by dt। इन डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, एक वेरिएबल को बाहर करते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को बाहर करते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करके तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। आई बस समझ में? ठीक, नोट करिए। आगे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का मास सेम है, वेलोसिटी u है, इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया, मास ऑब्जेक्ट का वही रहा, वेलोसिटी v हो गई। इनिशियल लिनियर मोमेंटम v1 m into u होगा, फाइनल लिनियर मोमेंटम v2 m into v होगा। समझ में आई बात? बोलो हाँ ना? जी सर। ठीक, टाइम इंटरवल इस प्रोसेस में डेल्टा t है, तो डेल्टा p चेंज मोमेंटम p2 minus p1 इक्वल टू mv minus mu, m टेकन कॉमन v minus u आएगा ना? बोलो हाँ ना?
डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो टाइम से डिवाइड किए, से डिवाइड करेंगे तो एम वी माइनस सी बाई डेल्टा टी। बोलो बच्चों, ठीक। और ये चीज एक्सेलरेशन होता है ना, एम इंटू ए, यही तो फोर्स होता है ना। बोलो बच्चों, ठीक। इसको भी लिख लो थोड़ा बच्चों के तरीके से, छोटे बच्चे जैसे लिखते हैं।